एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, प्लीज। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। सर मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। जी सर, आ रही है। The Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is being viewed as one of the most significant latest legislative and policy reform towards ease of doing business in India. The code has been formulated with the broad objective to consolidate all existing laws relating to insolvency and bankruptcy for companies and individuals under one umbrella. The code intends to bring a major shift from debtors in possession to creditors in control, which creates a time-bound process for insolvency resolution of companies and individuals. देखिए, इस लाइन का जो मैं मतलब समझ पा रहा हूँ वो ये है कि पहले ऐसा होता था कि यदि कोई अपने डेटर्स अपने को पे नहीं करते थे तो फिर अपन को उनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल करना पड़ती थी। अब ये चेंज होके ऐसा हो गया है कि सपोज कोई बैंक ने किसी को लोन दिया है और वो लोन रिपे नहीं कर रहा है तो बैंक उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल करेगा। It moves from the concept of erosion of net worth to payment default. जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, इरोजन ऑफ नेटवर्थ मतलब अपनी जो नेटवर्थ गिर गई उसके बजाय अब ये पेमेंट डिफ़ॉल्ट मतलब आपने किसी को पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया है, आपका जो इंस्टॉलमेंट था या लोन आपने रिपे टाइमली नहीं किया तो जो आपके लेंडर्स हैं वो आपके अगेंस्ट पिटीशन फाइल करेंगे। Core objective of the code. The core objective of the code to enhance credit availability, promote entrepreneurship, balance the interest of all stakeholders in an entity, and reduce the time of resolution for maximizing the value of assets. इस जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे लोगों को ज़्यादातर लोन अवेलेबल हो और इससे लोगों में उद्यमिता बढ़े और साथ में ये बैंक वाला और बैंकर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करे ऑल स्टेक होल्डर्स का। प्लस बैंक के साथ उसके शेयर होल्डर्स भी जुड़े होते हैं। सपोज लोन डिफ़ॉल्ट होता है या एनपीए बढ़ता है तो उनके रिटर्न में भी चेंज आता है, उनको भी रिटर्न कम मिल पाते हैं, तो इससे सारे स्टेक होल्डर्स का बैलेंस होगा। और साथ ही टाइमली इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनिशिएट होने से जो असेट्स हैं उसकी इंडस्ट्री की, अपन एक कल्पना करें कि सपोज एक बंद पड़ी हुई इंडस्ट्री है, अब उसकी असेट्स जितनी जल्दी बिक जाएंगी उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो उसकी वैल्यू इरोड होगी। It also provides confidence building environment to lenders in particular and investors in general in the debt market in the country. इससे क्या है कि बैंकर्स में भी एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ, अगर सपोज कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, मैं उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी पिटिशन ला सकता हूँ और टाइमली अपना डेट रिकवर कर सकता हूँ। अब इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है, इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन का है, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसमें एप्लीकेबल हो रहा है। उसके बारे में ये लिखा है कि a limitation period for invoking corporate insolvency resolution process under section of Insolvency and Bankruptcy Code. The law of limitation imposes a bar upon the exercise of civil remedies after a certain period of time in order to ensure that spurious litigations are precluded from using delaying mechanism. अभी क्या है कि बैंक्स इसके लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं और कई बार बैंक उसके अगेंस्ट डिफ़ॉल्टर के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी पिटिशन लाने में लेट हो जाते हैं। तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है
और कहा है कि इस पे भी लिमिटेशन एक्ट लागू होगा और आपको एक टाइम पीरियड के अंदर इस इंसॉल्वेंसी पिटिशन को फाइल करना पड़ेगा। अब वो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा ये इसके बारे में आगे बताया है कि द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 deals with a strict time period within which legal rights are required to be exercised subject to specified exceptions. In terms of Section 238A of the Insolvency and Bankruptcy Code, the provision of the Limitation Act shall, as far as may be, apply to the proceedings or appeal before the adjudicating authority, the National Company Law Appellate Tribunal, the Debt Recovery Tribunal on the Debt Recovery Appellate or the Debt Recovery Appellate Tribunal, as the case may be. It has been held by Supreme Court of India and tribunals dealing with matters pertaining to insolvency and bankruptcy that the limitation period for filing application under Section 7 of IBC is 3 years from the date of default as provided under Article 137 of the Limitation Act. इसमें ये माना गया है कि डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट से 3 ईयर के भीतर अपने को इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल करना पड़ेगी। अब इसमें आगे बताया गया है कि डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट या एनपीए डेट किसको माना जाएगा। इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस that the operational units are failing to file the applications within the limitation period from the date of default or date duly acknowledged by the corporate debtor. The courts have repeatedly observed that the date of NPA cannot be counted for commencement of limitation as it is different from the date of default, which is the basis for काउंटिंग द लिमिटेशन पीरियड अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963। अब ऐसा होता है कि जैसे डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट तो अपन जैसे SMA 0, 1, 2 कैटेगरी होती है, अपना अकाउंट तो 90 डेज बाद जाके NPA होता है और अपन उस 90 डेज से काउंट करते हुए 3 साल ले रहे हैं, जबकि कोर्ट ने बोला है कि डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट आपको फर्स्ट डे ऑफ डिफ़ॉल्ट मानना पड़ेगा और उससे 3 साल के अंदर आपको इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल करना पड़ेगी। हाँ सर, मेरा रीडिंग कंप्लीट हुआ। अब इसमें अपन डिस्कस कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस या कोई कुछ ऐड ऑन? कुलदीप आज आया नहीं तो इसमें ऐड ऑन बहुत अच्छे से कर सकता था, दिख नहीं रहा कुलदीप। जी नमस्कार चैनल साहब, सुनील तिवारी बोल रहा हूँ। सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। पहचाना? अच्छा अब पहचान लिया। इसमें एक चीज ये थी, मैं भी आपका चेहरा देख के पहचान पाया। बहुत सालों हो गए मिले हुए, तो जो भी प्रोसेस सिक्योर क्रेडिटर्स इसमें करेगा वो प्रोसेस 180 दिन के अंदर पूरी होगी। लिमिटेशन क्लास जो आपने बताया डेट ऑफ डिफॉल्ट से 3 साल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, लेकिन जो भी प्रोसेस इसमें होगी उसमें 180 दिन के अंदर उसको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इतना मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था। कोइंसिडेंटली आज ही ज्वाइन किया है मैंने, आपको बीच में मैं छूट गया था, एक दिन ही ज्वाइन करता है किसी कारण। मैंने भी एक्चुअली कल ही ज्वाइन किया था। वैसे ये कोड अभी काफ़ी मतलब बर्निंग टॉपिक टाइप का मुझे लगा, क्योंकि जो NPA माउंटिंग बैंक के NPAs बढ़ रहे हैं जिस तरह से, और कंपनियां जिस तरह से डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, और एक ये एवेन्यू अवेलेबल करवाया है गवर्नमेंट ने बैंकों को। जैसे जैसे बैंकों का एक्सपर्टाइज बढ़ेगा, सर्कुलर्स भी हम देख रहे हैं ना, तो मतलब हर 3-4 दिन 5 दिन में एक नया सर्कुलर आ रहा है IBC पे। अभी मैं मार्च के सर्कुलर देख रहा था, उसमें भी मेरे को 2-3 सर्कुलर देखने को मिले IBC पे।
नहीं तो ये लिस्ट जो है ऑनलाइन अवेलेबल होगी कि हार्ड कॉपी है? सर ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए ये, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रपोजल्स बनते हैं और उसको जब कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है प्रोसेसिंग ऑफिसर को एलएलएमएस में कि इस पर्टिकुलर डेटर के अगेंस्ट, तो ये एक्चुअली जो एलएचओ में सीपीसी सेल्स बने हुए हैं उनके पास ये इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, जो प्रपोजल को वेट करते हैं पहले। और कुछ इस पे है इंसॉल्वेंसी पे क्वेश्चंस? तो ये तो बहुत वास्ट है इसका एरिया, लेकिन और कुछ अपने कोई इनपुट इसमें देना चाहें जो कुछ छूट रहा हो, जो इंटरव्यू पर्पस से इम्पोर्टेंट हो? साई सर मैं थोड़ा बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए प्रजन जी। हाँ सर, आईडीसी का जो मेन पर्पस था पहले क्या था कि जो कंपनियां 1991 में जो उदारीकरण आया तो उसमें क्या हुआ कि राइट टू इंटर हो गया कि कोई भी इंटर आसानी से कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, इजीली कर सकता है 1991 में। फिर 2009 में क्या हुआ कि राइट टू, कुछ कंपनियां जैसे इंटर तो कर गई लेकिन उनको सस्टेन करना उनको इशू हो रहा था, तो राइट टू कम्पीट करके आया। फिर इसी तरह जो कंपनियां जो कर रही थी अब उनको एग्जिट होनी है, जैसे कुछ इशू हो गए, उनकी कैपिटल उनकी इरोजन हो गई, उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो उससे क्या हुआ, उसके लिए आईबीसी लाया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया था। अगर जिनको मतलब यहाँ से एग्जिट होना है मार्केट से तो कर सकते हैं, मेन पर्पस वही था। तो उससे क्या हुआ कि जो ईज होता है, ईज करके जो अभी नया है अभी ईज, उसमें क्या होता है कि कोई फॉरेन कंपनियां भी अपनी जो देश में आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए ये ऐसा, जैसे इंडिया की रैंकिंग पहले 120 हुआ करती थी, अभी 70 के आसपास आ गई, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस करना आसान हो गया। आसान इस सेंस में हो गया कि पहले इंटर करना इजी होता है, फिर उसको compete करना भी उसके लिए लॉ बन गया था, फिर अभी जो एग्जिट करना बन गया, इसका जो मेन पर्पस था। तो इसलिए इंडिया में जो बाहर की कंपनियां बहुत आई, खास करके इनके टाइम में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जब इन्होंने ऐसा ये जो बनाया, तो मेन पर्पस ये था। और इसमें सर क्या होता है कि 180 दिन का टाइम होता है, आप प्लस से उसका 90 डेज और भी एक्सटेंड कर सकते हैं उसका। और इसको सीओसी जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी, और सबसे बड़ा होता है कि जो इंसॉल्वेंसी, मेन पर्पस इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का सर मतलब ये होता है कि जैसे इंसॉल्वेंसी, मान लिया कि जैसे हमको कोई लाइट बिल है, हमको 20 तारीख को देना था, लेकिन हम क्या हुआ कि मेरी सैलरी 25 तारीख को होती है, तो 4 दिन मैंने डिफॉल्ट किए, तो उसको बोलते हैं कि उसको हम इनएबल हुए कि हम वो 4 दिन का डिफॉल्ट कर लिए। हम, क्योंकि मेरे जो सैलरी 25 तारीख को था, हमने 4 दिन हमने पेड नहीं कर पाया, तो इनेबल हुए। फिर अगर 25 तारीख को भाई कुछ ऐसा हो गया कि मेरी मतलब सस्पेंड हो गया, या फिर वो कंपनी खराब हो गई, या मतलब उनको कोई इनकम नहीं हुई, तो फिर वो इनेबल हो जाएंगे, मतलब वो पैसा नहीं भर पाएंगे, तो वो हुआ बैंक्रप्सी, हुआ इंसॉल्वेंसी, हुआ कि हम इंसॉल्वेंट तो थे, मान लेते हैं कि हमको 20 तारीख की जो बिल आती है 20 तारीख को भरना था, 20 तारीख को नहीं भरे, लेकिन हम उसको 25 तारीख को भरते हैं, क्योंकि मेरी सैलरी मान लेते हैं कि 25 तारीख की हुई, तो हम भर दिए। तो हम उस समय क्या हुए, इनएबल हुए थे, जो हम उस पीरियड में नहीं भरे, तो उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। और जो इनकेपेबल हो गया, मतलब कि 25 तारीख के बाद नहीं भरा, मान लिया कि कुछ दूसरे कुछ इशू हो गया, जैसे सैलरी नहीं मिला या उनके उनके पेमेंट नहीं आए, फिर उनके, तो वो इनकेपेबल हो गया, तो उसको बैंक्रप्सी बोलते हैं। तो फिर इसमें वही होता है कि उसको सीओसी, जो लेंडर, जो क्रेडिटर्स यहाँ पर बैंक, कंपनी के केस में क्रेडिटर्स जो होते हैं बैंक हो जाते हैं, बैंक क्रेडिटर्स हो गए, तो वो मिलकर के सब कमेटी बनाते हैं, जो बैंक होते हैं, बैंकर्स मिलकर के कमेटी बनाते हैं, तो सीओसी जो होता है फिर उसमें आईपी न्यूज करता है, इंसॉल्वेंसी पिटिशनर या कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, उसका नाम भूल गया, आईपी जो होता है, फिर वो डिसाइड करते हैं उसको कि इनको, फिर वो पिटिशन फाइल करते हैं, कहाँ एनसीएलटी में करते हैं पिटिशन फाइल। वो होता है कि 14 दिन के अंदर एनसीएलटी को एक्सेप्ट करना होता है, ये हर कीमत में एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद उनको 125 दिन का टाइम मिलता है, फिर उसको एक्सटेंड करके 3 महीने और बढ़ा सकते हैं। फिर वो लास्ट डेट में क्या होता है कि अगर कंपनी जो आईपी होता है, जो कंपनी का पूरा बोर्ड की चार्ज ले लेता है, उसको सबको रिप्लेस करके, आईपी जो होता है, जैसे भूषण स्टील में हुआ था कि उदय कोटक को दे दिया था भूषण स्टील में,
तो आईपी क्या करता है, कंपनी को चलाएगा जब तक ये इसकी रेजोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो ये क्या होगा कि जो ड्यू डेट में मान लिया कि 270 डेज 180 प्लस 90 270 डेज में नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे कि वो कंपनी को फिर सेल आउट करना चालू कर देंगे, उसकी बोली लगाएंगे। फिर उसमें मान लेते हैं कि वो 60-40% हुआ, सेल हो गया। मान लिया बैंक ने 100 करोड़ दिया, 60 करोड़ में उसमें सेल हो गई। बाकी 40 जो करोड़ हुई उसको हेयर कोड बोलते हैं। तो वो सब वो बहुत मायने रखता है। उसमें भी एक कमेटी बनाती है, मतलब उसकी इंक्वायरी करवाते हैं। विजिलेंस कमीशन जो अपने ही ब्रांच में भी हुआ था, एक अकाउंट है उसमें प्रदीप ओवरसीज में हुआ था हेयर कट का, उसमें आया था, इंक्वायरी आई थी, वो मैडम थी, उनके बाद ऊपर आए थे। बस सर यही करना चाहता था। मतलब ये जो है इंसॉल्वेंसी से बड़ा खराब हो गया। मतलब फर्स्ट स्टेप में इंसॉल्वेंट होगा, फिर उसके बाद उससे बदतर हालत हो गई तो बैंकक्रप्ट हो गया, है ना? हाँ, पहले क्या हुआ कि पहले जैसे होता है ना, जैसे टाइम देते हैं, जैसे एनपीए का जो टाइम हुआ ना 90 डेज ऐसा करके, मतलब वही हुआ सिंपल सेंस में। मतलब कि वो इंसॉल्वेंट हो गए। जैसे ड्यू डेट में पैसा नहीं भरा तो इंसॉल्वेंट हुए, और उसके बाद भी उनको और जो टाइम दिया गया था इतने दिन के अंदर आपको करिए, वो नहीं किया, तो फिर वो बैंकक्रप्ट हो गए। क्योंकि वो इनकेपेबल हो गया। पहले इनएबल थे, वो इनकेपेबल हो गया, क्योंकि वो हाथ मतलब खड़ा कर देंगे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अब जो करना आप ही कर लो अब तो फिर वही होता है कि एनसीएलटी में जाते हैं। और डीआरटी में खास करके जो मेनली है इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप के लिए होते हैं। एनसीएलटी जो होता है ऐसे कॉर्पोरेट के लिए होते हैं। इसके लिए फिर वो जो आईबीसी का है, इसको जो मॉनिटर करता है वो संस्था जो बनाया गया आईबीबीआई बनाया है, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। वो इसको मॉनिटर करता है, वो संस्था जो है इसके लिए जो बनाया गया है। फिर अभी ये क्या हुआ कि 1 साल पहले मैंने जून महीने में मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि मार्च महीने के बाद मार्च 2020 से कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई कोरोना जो पेंडेमिक हुआ था, इसके चलते अगर कुछ इसको बहुत ज़्यादा इशू हुआ तो उसको 1 साल तक उसको आईबीसी में नहीं लाने के लिए भी किया था। वो 1 साल के लिए किया था। फिर अभी कोई नया ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी तो 1 साल हो गया है इसका। तो इसमें अच्छा है, मतलब कि जिसको एग्जिट होना आसान से एग्जिट हो जाए। जो कंपनी खराब हो गई, बंद हो गई, तो कंपनी बंद हो गई तो उसको मतलब इसमें बाहर तो निकल सकते हैं ना, इसके लिए मेन बनाया गया था कि आसानी से निकल सकते हैं। वो वाईपी वगैरह अपॉइंट करके ऐसा करके, मेन पर्पस यही था एग्जिट का। अच्छा, ये जो पहले क्या इंसॉल्वेंट कोर्ट में केस चलता था, कोर्ट में इसमें पहले केस चलते थे, कोर्ट डिसाइड नहीं करती थी। फिर जो सीओसी जो कमेटी बनती है, और आईपी जो होता है ना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेसर या प्रोफेशनल आरपी जो आईपी होते हैं, वो मतलब प्रॉपर तरीके से उसको एंड अगर कंपनी इसमें रिवाइव भी हो सकता है। अगर वो 6 महीने के अंदर अगर रिवाइव हो गए कंपनी, तो फिर उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है। रिवाइव मेन इसमें ये भी होता है कि उनके ये पर्पस से नहीं होती कि कंपनी को बेच देना होता। पहले कंपनी को क्या होता है कि सही तरीके से करके, अगर उसमें जो भी उनकी मतलब उनसे जो कमियां रह गई थी उसको सुधार करके, जो प्रोफेशनल जो होते हैं हाई क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल होते हैं, जो आईपी वाले, वो सब उसको पहले सुधार करने की कोशिश करते हैं कि अगर कंपनी रिवाइव हो गई तो ओके, बाकी सब क्रिएटर्स के भी पैसे चुका देंगे, या फिर वहां पर से कोई मतलब उनको लगेगा कि ये रिवाइव कर सकती है तो फिर वो कर सकते हैं। अगर नहीं हुई रिवाइव तो बाद में वो कंपनी को वो मतलब वो सेल आउट किया जाता है, मतलब जो बोली लगाते हैं फिर वो एनसीएलटी में। बस यही इसका मेन पर्पस होता है सर। नहीं, इसमें वही इंसॉल्वेंट इसमें यही तो है आखिरी में कि अगर या तो वो रेजोल्यूशन प्लान दे देगी कंपनी, जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो रेजोल्यूशन पे काम करेगी, और उसके टाइम पीरियड हो सकता है 1 साल 1.5 साल, जो भी जो वहाँ पे एप्लीकेबल एनसीएलटी उसको अप्रूव देती है। अदरवाइज वो लिक्विडेशन में चली जाएगी। जी, कभी-कभी जैसे जो रियल एस्टेट कंपनियां, जो रियल एस्टेट वाले होते हैं, उसमें टाइम भी ज्यादा लगते हैं, 270 से भी ज्यादा लगते हैं। वो तो केस टू केस एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट जो है, ये डिक्लेयर कौन करेगा? कौन अथॉरिटी है कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई या बैंकक्रप्ट हो गई? यही बोर्ड डिसाइड करेगी। कौन सा बोर्ड? किसका बोर्ड? जो यही जो सीओसी वगैरह है ना, अच्छा, जो सीओसी है, क्रिएटर्स कमेटी ऑन, जो क्रिएटर्स की कमेटी बनेगी ना, वो डिसाइड करेगी। बैंकक्रप्सी मतलब वही हो गया। बैंकक्रप्ट मतलब कि वो इनएबल टू पेमेंट द ड्यूज, इनकेपेबल, सॉरी इनेबल नहीं, इनकेपेबल जो हो गया मतलब बैंकक्रप्ट हो गया। और एक बिलफुल डिफॉल्टर अलग होता है, वो चीज वो अलग केस है। बिलफुल डिफॉल्टर
यहाँ पर बैंकरप्ट होना, बैंकरप्ट मतलब कि वो पैसा ही नहीं भर पाए, हम आपको पैसा दे ही नहीं सकते हैं, मेरी कोई एबिलिटी नहीं है कि आपको हम पे कर सकें, वो हुआ बैंकरप्सी हुआ। यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर की बात नहीं आती है कहीं पर। विलफुल डिफॉल्टर अलग केस होता है कि हम कि मेरे पास पैसा है, वही हुआ ना कि जैसे मेरी जो बिल आई 20 तारीख को आई, मेरी सैलरी होती 25 तारीख को, तो उस बीच में वो जो 4 दिन का पीरियड हुआ था, हम इनेबल हुए, इनकेपेबल नहीं हुए, हम इनेबल हुए कि हम उस पेमेंट को हम नहीं दे पाए 4 दिन, तो उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट थे हम, इंसॉल्वेंट मतलब मेरे पास मनी नहीं था, और वही 4 दिन मेरी सैलरी हो गई, अगर हम भर दिए तो मतलब वो क्या हो गया, ऑल थिंग्स राइट हो गया। अगर हम नहीं भर पाए, मान लिया वो सस्पेंड हो गया आदमी, या उसके मान लिया कि जो कंपनी के केस में उसके पैसे नहीं आए क्योंकि उसके सामने वाले पैसे नहीं दिए उसके बिजनेस में, या कोई और कुछ उनके कहीं दूसरी जगह पैसे फंस गए होंगे, वो उनकी पैसा रियलाइज नहीं हो रहा होगा, तो फिर वहाँ पर वो इनकेपेबल हो गए, तो उस केस को, इनकेपेबल वाले केस को बैंकरप्ट बोलते हैं। और वो खुद सामने से बोल देंगे कि मेरे पास मतलब वह है ही नहीं पैसा, मैं तो इनकेपेबल हो गया। मेन चीज यही था इसमें। सर ये इसमें दो ही चीज क्लियर है, या तो उस अकाउंट में रिजोल्यूशन होगा, या फिर है ना वो इंसॉल्वेंट होके मतलब उसमें या तो लिक्विडेशन एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी, आइदर कंपनी रिजॉल्व हो जाएगी या लिक्विडेशन में हो जाएगी। हाँ, रिजॉल्व हो जाएगी अगर वो इसमें इसमें एक चीज और है कि इसमें इनके डायरेक्टरों को भी इंसॉल्वेंट, मतलब अगर डायरेक्टर्स के लिए भी आप एक सेपरेट एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी के अंदर, जिसमें अगर वो भी अपनी अगर असेट से नहीं है तो आप उनको पर्सनल भी इंसॉल्वेंसी मतलब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा सकते हैं एक अलग सेपरेट एप्लीकेशंस के थ्रू। हालांकि अभी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग पक्की पूरी सुनवाई हो गई, लेकिन उसका डिसीजन नहीं आया। अनिल अंबानी की केस के अंदर ऐसा हुआ था, हाई कोर्ट दिल्ली की केस में जो लगा हुआ था, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इसमें हियरिंग हुई है, और अभी उसपे सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन डिसीजन नहीं देने के कारण आप इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशंस अभी होल्ड पे रखी हुई है। चल रही है सर। इसमें सर इसमें सर क्या होता है कि जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गए ना, बाद में फिर बोली लगाती है, तो वो बोली लगाती है कोई मतलब, तो उनको दूर रखने के लिए इस तरह की, क्योंकि वो जान करके इनका इस तरह करके मतलब ये धंधा हो जाते हैं कि हम यहाँ पर अपने इंसॉल्वेंट हो जाएं, बाद में उस कंपनी को हम इतने कम पैसे में खरीद लेंगे। जैसे कुछ भूषण या किसी के केस में भी हुआ था, कुछ ऐसा किया था, मतलब उनके डायरेक्टर ने फिर बोली लगाने के लिए फिर उसने अप्लाई भी किया था कुछ, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा केस भी चल रहा है, और इसको मतलब इसको बोला भी गया, गवर्नमेंट ने भी बोली है कि इसको ऐसे लोग को मतलब उसमें नहीं अप्लाई करने के लिए, जब बीड होगा उनके, जब बेचने के लिए होगा तो उसमें अप्लाई करने की उनकी परमिशन नहीं, तो फिर वो लोग भी अप्लाई कर देते थे। नहीं वो तो ठीक है, मैं मेरा जो मतलब है कहने का कि आप इंडिविजुअल डायरेक्टर जो इसमें गारंटर्स हैं, तो अगर आपकी कंपनी रिवाइव नहीं कर रही, आपने पैसे करोड़ों रुपए ले लिए, आपने कंपनी को तो कर दिया लिक्विडेट में चले गया, लेकिन उनके पर्सनल जो डायरेक्टर से जिनकी पर्सनल गारंटी है, आप उनको भी दिवालिया कर सकते हैं इसके थ्रू। कर सकते हैं इसमें मैं बात को जैसे, इसलिए वो अनिल अंबानी का जो नाम आया था कि अगर वो दिवालिया हो जाएगा, उसको अगर लिक्विडेट करते थे, पहले अलग होता था, किसी को भी दिवालिया अधिनियम में अपन दिवालिया करना है इसके थ्रू कर सकते हैं उनको, क्योंकि कमेटी उसमें डिसाइड करेगी कि उनका मतलब मोटिव क्या था। प्रोसीजर वही है, सेम प्रोसीजर है, जैसे कंपनी की सीआईआरपी चालू होती है वैसे ही इंडिविजुअल की सीआईआरपी भी होगी। जी जी, आईबीसी आने से सर एक यही हुआ कि जो बाहर की कंपनियां हैं जो अपनी मतलब देश में इन्वेस्ट करने लगी, क्योंकि उनको एग्जिट करने का ये मतलब ये मौका मिल जाता है। सभी कंपनियां गलत नहीं होती है, डायरेक्टर गलत नहीं होते हैं, कुछ अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गए, या कुछ ऐसे उनके बिजनेस में कुछ इशू हो गया, या फिर उनके बाहर या फॉरेन कंट्री में जो मटेरियल सप्लाई हो रहा था वहाँ की गवर्नमेंट के चलते कुछ इशू हो गए, जैसे जो बोलते हैं कि कोई पॉलिटिकल इशू हो गया, फिर या तो फिर नेचुरल कुछ क्लेमिटी हो गए, तो ऐसे केस में कंपनी आसानी से निकल सकते हैं और उनको कुछ फंड भी मिल जाएंगे। ऐसा कि नहीं कि कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पर जो सामान रखा हुआ था या जो उनके जो फिक्स एसेट वगैरह जो पड़े हुए थे वो ऐसे बेकार हो गए, तो ऐसा नहीं। तो ये चीज़ अच्छी है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इसलिए लाया गया था आईबीसी, कि आपको इंटर होने के लिए था, कम्पीट होने के लिए भी एक था, लेकिन एग्जिट होने के लिए कोई एक नहीं था इंडिया में। तो कोर्ट में केस चल रहे हैं 10 साल 15 साल, उसके सामान बिकेंगे नहीं, मतलब वहीं पर उसके बिल्डिंग भी गिर गए, उसके मशीन भी सब वहीं पर जंग लग गए, या तो कोई चोरी करके लेके चला जाता था। लेकिन अभी ये सब आने से जल्दी से उनकी मतलब इसकी हियरिंग वगैरह हो जाती है एनसीएलटी आने से, तो उनके लिए अच्छा है किसी को बाहर निकलना होता है। इसलिए जो ईज वाले जो है इसमें अपना इंडिया की जो रैंकिंग है 120 से ऊपर जो थी अभी 70 के आसपास आ गई,
क्योंकि इसका मतलब ईज में यही होता है कि मतलब इंडिया में भी अब बिजनेस करना इजी हो गया है। ठीक सर, इतना ही था। कुलदीप सर, इसमें एक चीज बताइए कि जितना जो ये आईबीसी और इंसॉल्वेंसी और ये सब होने के बाद 100 करोड़ का अगर उसका डिफॉल्ट था और उसमें 80 करोड़ में वो बिका, तो बैंक उसके बाद 20 करोड़ भूल जाती है कि फिर उसके लिए भी चलता रहता है कि हो गया 80 वही करोड़? सर, ये नहीं नहीं नहीं, जस्ट लाइक एक कंप्रोमाइज आपके पास प्रपोजल्स आया है और अगर किसी ने दिया है कि भैया मेरा 100 करोड़ का है और मैं 80 करोड़ में आपका पे कर दूंगा, तो ये सेम थिंग आप एनसीएलटी के थ्रू आप जाके रिजोल्यूशंस कर रहे हैं और वहां पर अगर आ गया है कि 80 करोड़ के अंदर उसने प्लान दिया और अदर सारे सीओसी मेंबर डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें एक्सेप्ट करना है ये प्लान, तो फिर वो ही फाइनल हो जाता है। फिर वो मतलब आपने हेयर कट ले लिया उसका और उतना वो पेमेंट करेगा और कंपनी से बाहर है, खत्म। वहाँ भी उनकी बहुमत से होती है कि 60% मतलब सीओसी में जो होते हैं मेंबर होते हैं, कम से कम 60% ऐसा होना चाहिए, तो ये एक्सेप्ट होगा। अभी जो देखा जा रहा है ट्रेंड, वो हेयर कट तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 60% 70% के बीच हेयर कट आ रहा है, तो उसमें फायदा क्या हुआ? नॉर्मल केसेस में 50-60% तक इजीली, और इनफैक्ट 75% भी अभी चल रहा है एक यूवीसीएल का भी, उसमें भी 75% तक भी जा रही है कहानी। वो डिपेंड करती है सर अब आपके पास में खोने को क्या है और पाने को क्या है। नेक्स्ट टॉपिक। यस सर, नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो कोविड हुआ है उसके बाद रिस्ट्रक्चर वगैरह टाइप के जो वो है उसकी जो वैल्यू है बढ़ जाएगी। तो राजवैद्य सर का टॉपिक है रिस्ट्रक्चर ऑफ एमएसएमई इंटरप्राइजेस। एमएसएमई का डेफिनेशन तो अपन ने देख लिया, कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब उसका रिस्ट्रक्चर का क्या है, तो राजवैद्य सर प्लीज। Good afternoon, friends. Yes, good afternoon. The topic is restructure during MSME COVID-19. सबसे पहले तो MSME जो है उसकी डेफिनेशन में चेंज हुआ है। ये 1 जुलाई 2020 से चेंज हुआ है। MSME में माइक्रो जो इंटरप्राइजेज हैं वो है जिनमें प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है और उनका टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़ है। जो स्मॉल इंटरप्राइजेज है उनमें प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और इनका टर्नओवर 50 करोड़ तक का है। और जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनमें प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ तक का है और टर्नओवर 250 करोड़ तक का है। इट मीन्स कि अब जो भी इंटरप्राइजेज हैं जिनमें प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ तक का और टर्नओवर जिनका 250 करोड़ तक है, वो सभी एमएसएमई में आएंगे। अब ये पॉइंट है कि रीस्ट्रक्चर जो वर्ड है कि रीस्ट्रक्चर क्यों जरूरत है, रीस्ट्रक्चर क्यों किया जाता है। तो इसके बेसिक जो चैलेंजेस हैं जो एमएसएमई इंटरप्राइजेस फेस करते हैं, एक तो मेन उसका रीजन है कि उनके पास में लिमिटेड कैपिटल होती है। उनके पास में जो सूटेबल टेक्नोलॉजी है वो कई बार उतनी नहीं मिल पाती उनको। उनके जो है उनकी जो मॉडर्नाइजेशन करने की जो कैपेसिटी होती है वो उतनी इंक्रीज नहीं हो पाती। कई बार उनको टाइमली क्रेडिट नहीं मिलता है। फिर उनकी जो मार्केट स्ट्रेटेजी है वो इतनी इफेक्टिव कई बार नहीं हो पाती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन या टर्न डाउन से भी उनके ऊपर एकदम से इफेक्ट आ जाता है। और जो इंडिया के 1/5 लेबर फोर्स है वो एमएसएमई के अंतर्गत ही कार्य करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ये बहुत ही मेजर पार्ट है इंडिया के लेबर, उसमें 1/5 पार्ट। तो इसके लिए जब भी ये ऐसी कोई क्राइसिस आती है तो इनको रिस्ट्रक्चर करना बहुत आवश्यक हो जाता है।
इसमें जब रिस्ट्रक्चर करने के पहले मेनली ये देखा जाता है कि इनका जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वो टेम्परेरी लेवल का होना चाहिए, टेम्परेरी नेचर का होना चाहिए एक्चुअल। फिर दूसरा जो है यूनिट वाइबल होना चाहिए, ये भाई यूनिट वाइबल है, इसको अपन रिस्ट्रक्चर करेंगे तो ये फ्यूचर में ये चल जाएगी। दूसरा, इसके जो प्रमोटर्स हैं उनकी क्रेडेंशियल्स जो है वो अनडाउटेबल होना चाहिए, यानी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि इसने फंड डाइवर्ट कर दिया या इस प्रकार की कोई वो नहीं होना चाहिए। फिर उसमें कोई यानी फ्रॉड नहीं हुआ होना चाहिए कि ऐसा फ्रॉड जैसा उसने कुछ कर लिया हो, और उसका एटलीस्ट 3 साल का रिलेशनशिप विद बैंक होना चाहिए। फिर बैंक उसके रिस्ट्रक्चर के लिए एमएसएमई यूनिट को वो करती है। फिर इसके बाद में जो क्रेडिटर्स हैं मींस बैंक और जो इंटरप्राइजेज है वो बैठ के ये डिसाइड कर लेती हैं कि उनको क्या चीज़ों से क्या क्या चीज़ें रिस्ट्रक्चर में करना है। लाइक सम पोर्शन ऑफ लिक्विड लाइबिलिटी को उन्होंने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कन्वर्ट करने का सोचते हैं, FITL या WCDL इस टाइप का, या किसी पे बहुत हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बियर नहीं कर पा रहा है तो रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। उसका इरेगुलरिटी के पोर्शन में यदि उसके ऊपर पिनल इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है तो उसके वेवर पे भी बात होती है। उसके जो वर्किंग कैपिटल है उसके पास यदि लिक्विडिटी क्राइसिस चल रही है तो उसका मार्जिन जो है वर्किंग कैपिटल में वो भी कम किया जा सकता है। उसके जो टर्म लोन वगैरह लॉन्ग टर्म लोन है उनको जो है वो रिफेसमेंट उसका किया जा सकता है। उसको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल में कुछ उसका यानी इन्फ्यूजन भी किया जा सकता है, और उसको जो फ्यूचर में जैसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि उसको एक कुछ शॉर्ट टर्म तक जो है वो कैश लॉस होंगे तो उसकी भी फंडिंग की जा सकती है। तो ये एक ऐसा बैठ के ये देखा जाता है कि भाई इस प्रोजेक्ट जो वाइबल है इसमें बेसिक क्या चीजें हैं जिसके ऊपर वर्कआउट करना है, और फिर उसको वर्कआउट करने के बाद में एक प्लानिंग के अंतर्गत इसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है। अभी तक जो रिस्ट्रक्चर था उसमें ऐसा है कि इसके बाद में जब उसको इंटरप्राइजेस को रिस्ट्रक्चर किया जाता था तो इमीडिएट उसका जो जैसे स्टैंडर्ड असेट है तो उसको 1 स्टेप डाउन करके यानी उसको सब स्टैंडर्ड में डिक्लेयर करना रहता था। दूसरी चीज जो NPA अकाउंट है उनको भी जो रिस्ट्रक्चर किया जाता था वाइबल यूनिट्स को, तो उनमें भी सेम सिस्टम था कि जो वो ग्रेड में है उससे उनको 1 स्टेप डाउन कर दिया जाता है और रिस्ट्रक्चर किया जाता है, और बाद में वो स्टैंडर्ड असेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि उनका जो है स्पेसिफिक पीरियड के बाद में, जैसे वो स्पेसिफिक पीरियड 1 ईयर आफ्टर द फर्स्ट इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट, यदि उसके जब भी वो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट उसकी ड्यू होती है वो पे करता है, और यदि ऐसा लगता है कि ये जो उसका परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है यानी इसको अपग्रेड कर देना चाहिए क्योंकि अब ये यूनिट ठीक चलेगी, तो ये 2 कंडीशन के साथ में जब ये फुलफिल हो जाती है कि वो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट विच एवर इज क्लियर वो पे कर देता है, दूसरा उसका जो यूनिट है वो अच्छे से काम करने लगा है, प्रॉफिट जनरेट करने लगा है या कैश जनरेट करने लगा है, तो उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी रिसेंट 1 जनवरी 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, और इसमें जो ये दिया गया है कि जो MSME यूनिट्स है जो स्टैंडर्ड है और 1/1/19 से जो है जो SMA 0, SMA 1, SMA 2 में भी है, NPA नहीं है, SMA 1, 0, 1 और 2 में है, उनको यदि रिस्ट्रक्चर किया जाता है
तो वो स्टैंडर्ड में ही आएंगी, यानी उनको डाउनग्रेड करके एनपीए नहीं करना है, उनका स्टेटस जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में ही रहेगा। इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट में जो आपके प्रोविजंस होते हैं, इसमें एडिशनल 5% आपको प्रोविजनिंग करना रहेगा, लेकिन इनको डाउनग्रेड करके एनपीए नहीं करना है, इसको एज इट इज, एज स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में, एनपीए को एनपीए में रखना है। इसके लिए केवल एक कंडीशन उन्होंने दी थी कि वो जीएसटी उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कि यदि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन यानी जिनमें एप्लीकेबल है उनमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो इससे एग्जम्प्टेड है वो भी इसमें रीस्ट्रक्चर में आ जाएगी। इसके बाद में 1 मार्च 2020 को थोड़ा सा अमेंडमेंट ये हुआ है कि जो आपके स्टैंडर्ड अकाउंट 1 मार्च को 2020 को थे, भले ही वो 2 मार्च 2020 से लेके रीस्ट्रक्चर की डेट तक एनपीए भी हो गए हो, और यदि वो वाइबल यूनिट है और आप उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो वो फिर स्टैंडर्ड में ही काउंट किया जाए। दूसरा, एनपीए जो रिस्ट्रक्चर करेंगे तो वो जिस कैटेगरी में है, सब स्टैंडर्ड में है, तो वहां पे रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और जो भी आप फंडिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो वो उसी कैटेगरी में रहेगा, उसको एक स्टेप डाउन नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ तक तो ये रिस्ट्रक्चर का था। इसी में ये जो एडिशनल फैसिलिटीज दी हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया हुआ है, तो मैं वो भी थोड़ा सा शेयर करना चाहता था कि चूंकि ये कोविड-19 में लिक्विडिटी क्रंच तो आया ही, कैश फ्लो रुक गया, तो इसके कारण जो बैंक ने इनको 1 मार्च से लेके 30/8 तक में पहले 3 महीने का, फिर 3 महीने उसको एक्सटेंड करते हुए जो इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, जैसे सीसीओडी में इंटरेस्ट, सर्विंग ऑफ इंटरेस्ट, और टर्म लोन में इंटरेस्ट प्लस ईएमआई, ये जो है इसका मोरेटोरियम दिया था। अब ये मोरेटोरियम जब इसको 3 महीने फिर आगे 3 महीने जो बढ़ाया, इसके कारण वो जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड में आ गया था, या इंस्टॉलमेंट भी एक्रूड में आ गई, और वो एक साथ पे करना हर के लिए डिफिकल्ट था। तो उसके कारण बैंक ने फिर FITL स्कीम लाए, उसमें जितना भी 30/8 तक आपका एक्रूड इंटरेस्ट CCOD लिमिट में था, उतने के लिए एक उनको FITL जारी कर दिया, जो 1/9 तक यानी 31/8 तक के लिए जो इंटरेस्ट एक्रूड था उसका था। उसमें 30 यानी 1 सितंबर के बाद में मंथली बेस पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो उनको पे करना है, और 31/3/2021 को बुलेट पेमेंट के द्वारा ये FITL रीपे होने हैं। अब इसके बाद में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, चूंकि MSME इंडस्ट्रीज कोविड के कारण और इकोनॉमी की स्थिति लॉकडाउन के कारण ये पूरी तरह से चरमरा गई थी, तो इसलिए फिर उन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की। उसमें गवर्नमेंट की गारंटी थी, और SBI ने भी इसके लिए जो है वो CECL लेके आए। इसमें सभी स्टैंडर्ड अकाउंट और SMA 0 और SMA 1 अकाउंट इसमें एलिजिबल थे, और इसमें जितनी आपकी वर्किंग कैपिटल एग्जिस्टिंग है उसका 20% इमीडिएट क्रेडिट दी गई। इसमें जो रीपेमेंट दिया गया था वो 12 मंथ का था, और उसमें 6 मंथ का मॉरेटोरियम पीरियड था, और आगे के 6 महीने की इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट थी। इसमें कोई सिक्योरिटी जो है वो नहीं ली गई थी, क्योंकि ये गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या इसमें थी गवर्नमेंट की। ये NCGTC के अंतर्गत इसको लाया गया था, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि होली गवर्नमेंट की ट्रस्ट थी। तो इसमें जो है कोई सिक्योरिटी भी नहीं ली गई थी, सिंपल ये था, इसका पर्पस भी ये था कि जो आपकी
टेम्परेरी लिक्विडिटी जो क्रंच है और आपके जो बिल्स वगैरह पेमेंट का है, मिसमैच इन आउटस्टैंडिंग है, इन सबको जो है कोई ड्यूज है आपको, इसको पे करने के लिए 20% इमीडिएट क्रेडिट दी गई थी। इसके बाद में इसी को एडिशनल, इसमें जब ये होने के बाद में भी एडिशनल फैसिलिटी एक और दी गई, CCLCC। इसमें ये कॉमन कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लिमिट है। ये इसी का जो CECL का है वो एक्सटेंशन था, उसमें 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट दिया गया था। इसमें एडिशनल 10% जो है और वर्किंग कैपिटल का आपका इसमें दिया गया है। इसमें भी जो यानी अकाउंट एलिजिबल थे वो सभी स्टैंडर्ड SMA 0 और SMA 1 थे। साथ में इसमें जो 12 महीने का जो CECL में रीपेमेंट दिया गया था, इसको इसमें इनहांस करके 24 मंथ किया गया, 6 मंथ का मोरेटोरियम और 18 मंथ की EMI दी गई। अब ये सेम ऐसे ही लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने के लिए इसमें दिया, पर्पस सेम ही था। लोन अमाउंट जो उसमें 20% एडिशनल दिया था, इसमें 10% एडिशनल इसमें दिया गया है। सिक्योरिटी उसमें चूंकि गवर्नमेंट गारंटी थी तो नील था। इसमें जो है उन्होंने एक्सटेंशन ऑफ चार्ज ऑन इक्विटेबल मॉर्गेज, ऑलरेडी मॉर्गेज विद द बैंक, और पर्सनल गारंटी ऑफ द प्रोप्राइटर पार्टनर और कारपोरेट गारंटी बाय द प्रमोटर। ये स्कीम के बेसिक छोटे छोटे से पॉइंट थे जो मैंने देख के आपको बताए। सर यदि इसमें जो भी ऐड करना है, कुछ पूछना है, क्रॉस क्वेश्चन है तो बताएं। जब हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो फ्यूचर लॉसेस या फ्यूचर का जो अपनी EMI प्रॉब्लम आएगी उसको भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो वो कितना 1 साल के लिए करना है क्या, कितना समय की करनी है रिस्ट्रक्चरिंग की? जहाँ तक बात है, रिस्ट्रक्चरिंग में बहुत स्पष्ट निर्देश ये है कि FITL, मैंने उस वक्त भी बात की थी, और ये FITL, CECL, CECL, GECL, ये बेसिक चीजें अभी राजवीर जी ने बताई, हालांकि मैं पूरा नहीं सुन पाया, कुछ काम से व्यस्त हो गया। रिस्ट्रक्चरिंग में जो आप फ्यूचर फंडिंग कर रहे हैं उसका रिपेमेंट आई थिंक 7 साल है, 5 + 6 से या 7 साल। उसमें FITL 3 साल के लिए रिपेबल है, बाकी वर्किंग कैपिटल टर्म लोन 1 और वर्किंग कैपिटल 2 दोनों का रिपेमेंट 5 + 1 है, शायद 72 महीने का। मैक्सिमम रिस्ट्रक्चर जब करेंगे तो जो अमाउंट अपन रिस्ट्रक्चर अमाउंट डिसाइड करेंगे उसमें जो फ्यूचर लॉसेस का लिखा है, फ्यूचर लॉसेस भी लेंगे या वो क्या अमाउंट है, वो क्या है? वो फ्यूचर लॉसेस ये है, देखिए मैंने फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ जो लोग बाद में भी जुड़े हैं। रिस्ट्रक्चरिंग का जो बैंक का सर्कुलर है, बैंक के हिसाब से उसमें 3 तरह की फैसिलिटी अपन दे सकते हैं। एक तो इंटरेस्ट पेमेंट है जो ड्यू हो चुका है लेकिन उसने सर्व नहीं किया है, पहली चीज, जिसको FITL के थ्रू अपन फंडिंग करेंगे, वो 36 महीने के लिए रिपेबल है, उसमें 12 महीने का मॉरेटोरियम है और 24 मंथ का रिपेमेंट पीरियड है। सेकेंड चीज है, अगर आपका वर्किंग कैपिटल लिमिट है, उसमें अगर आपने वर्किंग कैपिटल में DP शॉर्टफॉल होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई लोन उसकी जो पोजीशन है उसके अगेंस्ट DP 75 लाख की बन रही है, तो 25 लाख रुपए से आपका शॉर्टफॉल हो रहा है DP, तो ये 25 लाख रुपया प्लस अगर उसमें आपके पास टर्म लोन भी आपने लिया है और उसकी कोई ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट को मिला करके वर्किंग कैपिटल टर्म लोन 1 के रूप में अपन फंडिंग कर सकते हैं। दैट इज आल्सो रिपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years विद इंक्लूडिंग मॉरेटोरियम ऑफ 12। इसको 1 बोलेंगे, जिसको कि अपन ड्राइंग करेंगे बाय वे ऑफ शॉर्टफॉल इन DP और ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन, एंड थर्ड वन इज इंस्टॉलमेंट टू बी ड्यू। तीनों को मिलाएंगे कि टर्म लोन 1 के नाम से इसको मानेंगे, जिसमें कि उसको 7 साल में रीपे करना है। तीसरा फ्यूचर लॉस,
सपोज वो यूनिट आज भी लॉस में चल रही है, अगले 12 महीने में भी लॉस में रहने वाली है, तो उन 12 महीने का जो लॉस होगा उसको भी हम वर्किंग कैपिटल टर्म लोन 2 के रूप में फंडिंग करेंगे। उसमें केवल ये देखा जाएगा कि जो प्रोजेक्शन एस्टिमेशन उसने दिए हैं, उन प्रोजेक्शन एस्टिमेशन में वो कितना लॉस उनको इनकर्ड करके दिखा रहा है। तो अगर वो लॉस दिखा रहा है अगले 12 महीने में भी, तो फंडिंग WCTL 2 में करनी है, वो भी 7 साल में रिपेबल है। और ये 3 तरह से हम इसमें एडिशनल फंडिंग इसको कर सकते हैं, बट इसमें और भी इंस्ट्रक्शन है। डिटेल बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। डिटेल इंस्ट्रक्शन ऐसे है कि किसी तरह में आपका कोई भी फंडिंग अगर आप करते हैं तो उसके 4 स्लैब उन्होंने बनाए हैं। 1 करोड़ तक की लिमिट, 1 करोड़ से 5 करोड़ की लिमिट, अलग अलग स्लैब बना दिए। 25 लाख तक की लिमिट, तो 15%, 20% ऐसे करके स्लैब बनाए हुए। उससे ज्यादा का हम फंडिंग नहीं कर सकते। उसको अगर अपन डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ये सिंपल ये है कि जो भी कैश लॉस अगले 12 महीने में होना है उसको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन 2 में के रूप में फंडिंग करना। यस, ठीक है, ठीक है। बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट ये है कि जो ओवरड्यू हमारा अमाउंट है इंटरेस्ट का, उसके लिए उसको 3 साल पेमेंट के लिए मिल गए। पहली चीज, जो शॉर्टफॉल इन डीपी है, टर्म लोन की इंस्टॉल 12 महीने में, पेमेंट करने के लिए देना। थोड़ी आवाज कट कट के आ रही है मेरे को लग रहा है। 12 महीने की तीनों। मेरी आवाज कट रही है? हाँ हाँ कट रही है। अभी आई? अभी आ रही? आपकी एक बार FITL जो आपने 3 साल वाला बताया था ना, उसके बाद वह आपकी आवाज कट गई, अच्छा। उसके आगे का फिर से बताइए। FITL का जो फंडिंग होना है वो तो इंटरेस्ट ओवरड्यू है, जो पेमेंट नहीं किया है, तो उसको बेनिफिट ये है कि जो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ओवरड्यू हो चुका है या ड्यू हो चुका है उसका रिपेमेंट उसको 3 साल में करना, तो एक रिलैक्सेशन तो ये हो गया। ठीक है। सेकेंड रिलैक्सेशन ये होगी वर्किंग कैपिटल टर्म लोन 1 में जो उसका डीपी शॉर्टफॉल है प्लस इंस्टॉलमेंट है ओवरड्यू प्लस अगले 12 महीने की इंस्टॉलमेंट जो उसको पे करना है, तीनों की फंडिंग आप वर्किंग कैपिटल टर्म लोन 1 के रूप में कर रहे हो, जिसमें कि उसको अगले 12 महीने तक ब्याज नहीं देना। क्लियर है? और थर्ड वन ये है कि जो एग्जिस्टिंग टर्म लोन है उस पर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा अगले 2 साल तक। तो जैसे सपोज किसी का 10%, 10.5% इंटरेस्ट लग रहा है, तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या नाम EBLR प्लस 55 पैसा, तो वो उसको इंस्टॉल जो एग्जिस्टिंग टर्म लोन है उस पर रिलैक्सेशन उसको इंटरेस्ट का मिल जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो फंडिंग हमने की है उसमें एक तो उसको जो ओवर 1 साल का जो स्ट्रेस आ रहा है प्लस ऑलरेडी जो लॉस हो चुका है, दोनों चीजों को मिलाकर के जो हम फंडिंग कर रहे हैं उस फंडिंग के लिए उसको 7 साल रिपेमेंट मिल जा रहा है। इंटरेस्ट रेट नीचे आ जा रहा है, और जो फंडिंग हम एडिशनल कर रहे हैं उस पर इसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा 1 साल तक के। जो 1 साल का इंटरेस्ट राइट टू रिकम्पनसेट इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है। राइट टू रिकम्पनसेट आपसे पूछा जा सकता है अगर आप जी बोलिए। नहीं, जो 1 साल का इंटरेस्ट उसको पे नहीं वो करना तो है, वो क्या ये गवर्नमेंट पे करेगी क्या? हाँ ना, बैंक ने रिस्ट्रक्चरिंग का अपना एक वो बनाया, पैकेज बनाया उसके लिए बैंक किसी तरह से कोई क्लेम नहीं कर रही। हाँ ओके। अच्छा, उसको अपन देखे जाए तो दूसरे बैंक से वो भी अपन बैंक ही देगी वो उसको। बैंक करेगी। राइट टू रिकम्पनसेट उसी के लिए लेके गए आए हैं। राइट टू रिकम्पनसेट का मतलब ये है कि बैंक हैज टू राइट टू रिकवर दैट सैक्रिफाइस अमाउंट जो आप एक कंसेशन देने की वजह से या एडिशनल फंड जो आप दे रहे हो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसकी वजह से जो बैंक को लॉस हो रहा है उसकी वर्किंग आपको करना है। सपोज हमने किसी से 11% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, नॉर्मल कोर्स में हमें उससे 5 लाख रुपया पूरे टेन्योर में रिकवर करना है इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में जा रहे हैं और ये रिलैक्सेशन देने के बाद आप 3 लाख रुपए रिकवर कर पा रहे हैं, तो ये 2 लाख रुपए का आपका सेक्रीफाइस अमाउंट है। ये सेक्रीफाइस अमाउंट को राइट टू रिकम्पनसेट में थ्रू अरेंजमेंट लेटर आपको कन्वे भी करना है और आपके पास अधिकार है कि उसको आप रिकवर कर सके जब यूनिट प्रॉफिट मेकिंग हो जाए। मतलब यस, बिल्कुल भी।
मतलब ये है कि इंटरेस्ट रिकवर होगा जब वो इंडस्ट्री जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, तो बेवर नहीं है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उसमें भी देखिए वो अभी तक जो स्थिति है उसमें कभी इस तरह की चीजें दिखी नहीं कि हमने उसको इंटरेस्ट को रिकवर किया। लेकिन मुझे जो समझ में आता है, इन केस वो आपका अकाउंट उस रिस्ट्रक्चरिंग के पहले बंद करता है, टेक ओवर करता है, इस तरह की कोई अगर चीजें आती है, तभी राइट टू रिकम्पनसेट अपन जनरली यूज करते हैं। बैंक ने तो लिखा है राइट टू रिकम्पनसेट आप 2 साल बाद प्रॉफिट में आने के बाद कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल दिखा नहीं, अभी तक नहीं दिखा मुझे कभी। अच्छा, एक चीज और आपने बोला था कि जो फ्यूचर लॉस होने वाला है उसकी फंडिंग करते हैं, है ना? इसका फ्यूचर लॉस, हाँ, तो फ्यूचर लॉस की फंडिंग आज कैसे करेंगे और उसकी जरूरत कहाँ है उसको? फ्यूचर में लॉस होगा प्रोजेक्शन के बेसिस पे सपोज नहीं, मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट है क्या अगले 1 साल में जो लॉस होगा उसकी फंडिंग आज ही हम कर देंगे, मतलब एडवांस में दे दें उनको, कि क्या कर रहे हैं? एडवांस में मतलब ये मानेंगे कि ऑपरेटिंग लॉस जितना उसको, सॉरी नेट लॉस जितना उसका हो रहा है, वो पैसा कहाँ से लेके आएगा? सर कैश फ्लो के बेसिस पे निकालेंगे अपन फ्यूचर लॉस उसका। अच्छा, ओके। सुनील सर, बस एक बार और फिर से मुझे इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि जो एग्जिस्टिंग टर्म लोन है अपन ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेशन दिया है वो 2 इयर्स का लिए रहेगा या 1 ईयर्स के लिए रहेगा? दूसरा, FITL में 0% इंटरेस्ट पे रहेगा या उस पे भी वही वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा? FITL 0% पे है, WCTL 0% पे है, दोनों चीजें 0% पे है। WCTL 7 इयर्स का पेमेंट, WCTL नहीं, एक साल केवल रिपेमेंट, 1 साल तक इंटरेस्ट फ्री है, बाकी अगले साल से उसको पेमेंट लेना है पैसा। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा उनमें? PCOD एप्लीकेबल है। ना, वो प्री डिफाइंड है, वो प्री डिफाइंड है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे प्री डिफाइंड ही रहना, MCLR ABLR प्लस। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि ये जो टर्म लोन एग्जिस्टिंग है तो उसमें जो अपन रिस्ट्रक्चरिंग के साथ में जो कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट का देंगे वो पहली फर्स्ट ईयर्स के लिए रहेगा, नेक्स्ट रिस्ट्रक्चरिंग से, या 2 इयर्स के लिए रहेगा? 2 साल उसके बाद एग्जिस्टिंग टर्म लोन पे कंसेशन नॉर्मल कोर्स ये में हो जो गया रेट ऑफ इसका। इंटरेस्ट अब है। इसमें अपन ने एडिशनल फंडिंग करी है WCTL 1 और 2 के रूप में, तो इनमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो वही रेट रहेगा जो टर्म लोन के लिए 2 साल के लिए अपन ने रखा है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि 1 साल तो फ्री रहेगा, वो तो क्लियर है। क्लियर है, WCTL और FITL दोनों में। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से उसने फिक्स किया 55 पैसा, शायद मैं तो रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, ABLR प्लस 55 पैसा, ये आपसे उसको थ्रू आउट द ईयर लेना। 5 to 6 ये जो है ये ABLR प्लस 50 पैसा है WCTL 1-2 के लिए, और जो एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल के लिए है उस पे EBLR प्लस 1.50। हाँ, 1% का डिफरेंस रहेगा। और इसमें एक चीज और था कि 1 जनवरी को वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, SMA 0, 1, 2 हो सकता है, और जिस दिन इम्प्लीमेंट करेंगे उस दिन भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, NPA अकाउंट नहीं होगा इसलिए स्ट्रक्चर। राजवेद जी सारे NPA अकाउंट भी बोल रहे थे, वो NPA नहीं होता स्ट्रक्चर। पर सर NPA अकाउंट जैसे आएंगे तो सेम और साथ में NPA अकाउंट ही आएंगे, उनमें तो रिस्ट्रक्चरिंग होती है ना, मतलब ऐसा नहीं है, कहीं मना नहीं कर रहा था। नहीं, वो जनरल स्कीम में होगा, नहीं होगा बेनिफिट, लेकिन जो नॉर्मल MSMEs के लिए जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो तो NPA अकाउंट का होगा ना। हाँ, वो जनरल स्कीम में जाएगा, इसमें नहीं आएगा। वो जनरल स्कीम, ये कोविड स्कीम्स के अंदर थे, वो जनरल स्कीम के तहत अपन कर सकते हैं NPA अकाउंट को। कुलदीप भाई इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दूं, ये भी कोविड के लिए स्पेशल पैकेज नहीं है, ये 2009 से चल रही है ये स्कीम, इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। हाँ, पर NPA अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग होंगे अब वो MSME। हाँ, NPA में जैसे राजीव भाई ने बोला कि NPA अकाउंट और स्टैंडर्ड अकाउंट में बेसिक अंतर ये है कि अगर वंस अकाउंट इज टर्न्ड एज NPA, इट रिमेन्स NPA फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। जो पहले का जो अपने इंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप अगर आप रिस्ट्रक्चर भी कर दोगे तो अगले 2 साल तक वो NPA क्लासिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो उसका वो आएगा कंडक्ट ऑफ अकाउंट, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एसेट क्लासिफिकेशन करो। यहाँ पर जितने भी अकाउंट जो, एक मिनट सुनील सर, इसमें मैं यही बोल रहा था कि ये भी केवल जैसे अभी सर ने बताया था, राजवीर सर ने, तो कि स्पेसिफाइड पीरियड में, मतलब इम्प्लीमेंटेशंस के बाद जब उसका रिपेमेंट स्टार्ट हो जाता है, वहां से अगर 1 साल तक अगर वो रेगुलर रिपेमेंट कर रहा है एज पर द टर्म्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग के अकॉर्डिंग, तो फिर वो अकाउंट अपग्रेड हो सकता है। अब वो 1.5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है।
नहीं, इसमें मेजर राजीव भी, इनको भी आइडिया होगा, राजीव अपने इम्प्लीमेंटेशन डेट 100 नहीं, मेरे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनपीएस अकाउंट में ये है कि जब भी रिव्यू आपने डिसाइड कर लिया उसके 180 दिन के भीतर आपको इम्प्लीमेंट करना रहता है। और 100 मतलब चूंकि अगर बड़ा अकाउंट हो विद कंसोर्शियम के साथ में, जब वहां से इम्प्लीमेंट हो जाता है और उसका जहां से रिपेमेंट स्टार्ट होना है वहां से अगर उसने 12 महीने तक पेमेंट कर दिया है या 10% ऐसे कुछ और भी उसमें आउटस्टैंडिंग का, तो वो अकाउंट अपग्रेड होगा। अगर उसका भी एक नाम है इस पर्टिकुलर पीरियड का, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद एक और कुछ पीरियड है, मैं भूल रहा हूँ, बाकी शायद ऐसा है। मतलब उसमें 2 साल का ऐसा केप अप नहीं लगाया हुआ है, हो सकता है वो 2 साल से ऊपर जाएगा सर। ठीक। बाकी ये तो स्टैंडर्ड रहेगा अगर टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करता और कंप्लाई करता है रिस्ट्रक्चरिंग के केस में। उसमें कुलदीप मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ, एक्चुअली क्या आरबीआई ने बोला है ये कि जो भी अकाउंट आप रिस्ट्रक्चर करेंगे उस अकाउंट में 12 महीने तक उसके स्टेटस चेंज नहीं होंगे। हाँ। अगर यदि वो खाता स्टैंडर्ड भी हो गया है आपकी नजर में, तो उसका स्टेटस स्टैंडर्ड नहीं करेंगे आप, जो है 1 साल तक वो खाता एनपीए ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल 1 साल के बाद ही उसके 12 महीने का उसमें है। जो सुनील तुम 24 महीने बोल रहे हो ना, वो 12 महीने है, उसमें स्टेटस चेंज नहीं होगा। हाँ नहीं, एक्चुअली में वही मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली में जब कोई प्लान इंप्लीमेंट होता है, वो प्लान इंप्लीमेंटेशन में ही दिखा रहता है कि उसका हो सकता है 6 महीने बाद से उसकी रीपेमेंट स्टार्ट हो, या हो सकता है कि अगले महीने से उसका रीपेमेंट स्टार्ट हो। जहां से भी रीपेमेंट उसका स्टार्ट होगा वहां से 12 महीने लगेगा उसका रीपेमेंट में, कि आपने 12 महीने तक उसके स्टेटस को चेंज नहीं करना है, 12 महीने तक वो खाता जो है सेम स्टेटस में रहेगा। ये जानकारी है मुझे जो है, ठीक है। और 10% वाला जो कुलदीप बोल रहे हो वो सही है, वो जो है 10% वाला जो। सर राजवेद सर ने जो बोला था ना कि एनपी अकाउंट भी रीस्ट्रक्चर किए जा सकते हैं, उसमें उनका कहना ये था कि 1 मार्च 2020 को जो खाते स्टैंडर्ड हैं, लेकिन 2 मार्च से लेकर के और रीस्ट्रक्चरिंग जिस दिन अप्लाई हो रहा है उसके दौरान में अगर वो खाते एनपीए होते हैं तो उनको रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। नहीं, इसमें मैं एक चीज ये बोलूंगा कि ये एक्चुअली कोविड के लिए जो लागू हुआ था वो 29 फरवरी का डेट पकड़ा गया था। ठीक है, आपने देखा होगा GCL, CECL, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में हमने जो 6 महीने का उनको इंटरेस्ट मॉरिटोरियम दिया, ठीक है, जो भी चीजें की, वो सारा जो हमने डेट पकड़ा है वो 29 फरवरी 2020 को पकड़ा है। ठीक है, वहां पर जो खाते जो 1 तारीख को कुछ टेक्निकल कारण से भी ब्रांच लेवल पे जो एनपीए हुए थे, उन सबको रीइंस्टेट किया गया 29 फरवरी के उसके हिसाब से। ठीक है, वहां से वो स्टेटस जो रहा है वो कंटिन्यू चला है। वो स्टेटस सिर्फ 31 मार्च इस साल जो है वो चेंज हुआ है, वो स्टैंपिंग भी है, अदरवाइज जो स्टेटस थे वो सेम चलते रहे हैं उसको जो है। इसीलिए वो जो उसका जो कॉमन डेट जो रखा गया है, जो SMA 0, SMA 1, SMA 2 या एनपीए या स्टैंडर्ड, जो भी चीजें मानी जा रही है वो 29 फरवरी 2020 के डेट से मानी जा रही है। ठीक है, ये जो रिस्ट्रक्चर आया था, ठीक है, जो सुनील अभी बता रहा था, उस रिस्ट्रक्चर में इसीलिए उसको शामिल किया गया है। 29/2 की डेट में जो स्टैंडर्ड रहा है उसी खाते को हम ये कर सकते हैं, इसका बेनिफिट दे सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल रिस्ट्रक्चर वाला रहता है, हाँ नॉर्मल जो रिस्ट्रक्चर है, हाँ बोलो राजीव। ये जो रिस्ट्रक्चर का सर्कुलर लास्ट ईयर से ही चल रहा है। इस MSME का जो सर्कुलर है, इसमें लास्ट ईयर भी सेम चीज था, इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल डेट बढ़ाते जा रहा है टाइम टू टाइम। और इसमें 1 जनवरी का ही कट ऑफ डेट है, और 1 जनवरी के डेट में 1 जनवरी के डेट में ही SMA 0, 1, 2 बस वहीं तक का रिस्ट्रक्चरिंग इस स्कीम में आएगा, बाकी आपको नॉर्मल स्कीम में जाना होगा। राजीव साहब, इसमें भी बस यही समझने की बात है कि अगर कोई भी अकाउंट 1 जनवरी के समय 0 से स्टार्ट होगा तो 29 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा वो SMA 2 हो सकता है, वो अकाउंट कहने का मतलब। लेकिन ये लास्ट ईयर भी ये सर्कुलर था, तो लास्ट ईयर तो एनपीए हो सकता था ना, तो ये सर्कुलर लास्ट ईयर लेकिन लागू नहीं होता फिर उस पर। क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाइड करा गया था कोविड की रिस्ट्रक्चरिंग, जो कोविड वाले अकाउंट्स के लिए आया था, इसलिए उन्होंने एक बड़ा साफ बोल रखा था कि 29 फरवरी तक का जो भी स्टेटस, लेकिन एनपीए नहीं होना चाहिए वो अकाउंट, उनके लिए ये कंसेशन में बहुत सारा सिंप्लीफाइड है हर लेवल पे। में जो नॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग में थोड़ा सा आपको ज्यादा लेंथी में जाना पड़ता है हर तरह का, तो इनमें ज्यादा कंसेशन थे, इसलिए उन्होंने 29 फरवरी का स्टेटस को माना है कि एनपीए नहीं होना चाहिए उस तारीख का। और ये स्कीम 31 मार्च के बाद अब क्लोज भी हो गया।
क्लोज हो गई, बंद हो गया। हाँ, उसमें देखिए एक चीज और बस लाइन खत्म करूंगा मैं, दो चीजों को कंफ्यूज नहीं करें। जीईसीएल, सीईसीएल, एफआईटीएल जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आई ड्यू टू कोविड-19, उसमें 29 फरवरी के कट ऑफ है और रिस्ट्रक्चरिंग में 1 जनवरी की है, बस सिंपल बात। ठीक है। और दूसरा जीईसीएल में 4 साल का रिपेमेंट, स्कीम आएगी। दूसरा जीईसीएल में 4 साल का रिपेमेंट है, 1 साल का मोरेटेरियम है और उसमें 20% है, उसमें गारंटी गवर्नमेंट की है और सेकंड चार्ज अपने सिक्योरिटी पे लेना है। सीईसीएल में कोई गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, वो 10% है और उसमें 6 मंथ का मोरेटेरियम है और अगले कितना 1.5 साल में उसका रिपेमेंट है, रिपेमेंट करना। वहां पे भी एक चीज और राजीव राजवीर साहब ने जो बोला था कि सीसीएसएल में गवर्नमेंट की गारंटी, वो तुमने क्लियर कर दिया नहीं है। नहीं है, सीईसीएल में भी नहीं है, सीसीईसीएल में भी नहीं है। सीईसीएल 12 महीने के लिए आया था, एक मिनट 12 महीने का था, उसी को बढ़ा दिया। पहले आया था 12 महीने के लिए, फिर उसको मॉडिफाइड करके लेके आए थे। तो या तो सीईसीएल दे दिया या सीईसीएल दे दिया, दोनों में से एक ही स्कीम मिली है और वो 10% ही थी। उसके बाद जीईसीएल आया तो वो 20% है जीईसीएल, जिसमें गवर्नमेंट की गारंटी है। पुराने वाले में सीईसीएल और सीसीईसीएल में कोई गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है। हाँ, ठीक है। फिर एक चीज हम और जोड़ेंगे, ठीक है। सीईसीएल जो दिया गया था वो जो लिमिट का 10% था, ठीक है। और जीईसीएल जो दिया गया है वो 29 फरवरी 2020 के डेट में जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग का 20%, ठीक है। लिमिट का 10% सीईसीएल में दिया गया है और जीईसीएल में जो 20% दिया गया है वो आउटस्टैंडिंग का 20% दिया गया है। और वो भी सिर्फ फंड बेस्ड है, नॉन फंड का नहीं है, एनएफबी नहीं, ठीक है। तो 10% वाला अपन ऐसा ध्यान रखते हैं कि सीसीसीएल को जो दिया गया है वो बैंक की स्कीम है और जीईसीएल जो है वो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है